रीबॉर्न ऑफ हार्टलेस बिलियनेयर एपिसोड 3। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसे घूरने लगा। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ऐसे घूर कर मत देखो राम बाबू, आपको हमसे इश्क हो जाएगा। इश्क? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने ये सब कुछ सीखा कहाँ से? अमानत ने दांत दिखाते हुए कहा, हमारे घर की वो सर्वेंट है नाशीला काकी, वो सर्वेंट क्वार्टर में एक सीरियल देखती है। वहां पर एक आंटी ऐसे करती है और उसके हस्बैंड उसको फिर किस देते हैं, आप ही हमें किस दो ना। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके सर पर मारते हुए कहा, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाला करो, वरना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कहते हुए अस्तित्व बालकनी से नीचे उतरने लगा। अस्तित्व को जाते हुए देखकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारे पास बहुत सारा दिमाग है, इतना ज्यादा कि हम किसी को दे भी सकते हैं, आपको भी, पर हम आपको देंगे नहीं, गंदे हबी। कहते हुए अमानत पैर पटकते हुए रूम में आ गई। वही अस्तित्व बालकनी के पाइप से नीचे उतर गया। उसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अगली बार से इस तूफान के सामने कभी नहीं जाना है, कभी भी नहीं। बस कुछ दिन, उसके बाद ये वापस चली जाएगी, कुछ दिन तक इससे बच के रहना होगा अस्तित्व। कहते हुए अस्तित्व वापस शेखावत मेंशन आ गया। मेंशन के लिविंग रूम में एंटर होते ही उसका ध्यान अधिराज जी पर गया, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। उन्हें नीचे आते हुए देखकर अस्तित्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप ऊपर क्या कर रहे थे? अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख रहा था किसी को जो कि बालकनी से चुपके चुपके नीचे उतर रहा था, बहुत मजा आया हमें उसे इस तरह से उतरते हुए देखकर। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वो समझ गया कि उसके नाना जी उसी की बात कर रहे हैं। उसे इस वक्त एम्बारासमेंट महसूस हो रही थी, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कभी भी नहीं करता था। अधिराज जी ने नीचे आकर मुस्कुराते हुए कहा, आप जानते हैं, हम शायद उस बच्चे को जानते हैं जो बालकनी से लटक रहा था, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अधिराज जी को घूरते हुए कहा, मजाक उड़ाना बंद कीजिए नाना जी, जरूरी काम था इसलिए मैं। उसने इतना कहा ही था कि अधिराज जी ने सीरियस लहजे में कहा, इतना जरूरी काम कि हमारा प्यारा सा नाती आधी रात को एक बच्ची की बालकनी में चढ़ गया और बालकनी से ही नीचे आया, क्योंकि उसे दरवाजे से अंदर जाने में डर लग रहा था, है ना? आखिर बालकनी का रास्ता सेफ जो है। अधिराज जी के टोन को सुनकर अस्तित्व ने इरिटेट होते हुए कहा, वॉटेवर, आपको जो समझना है समझ सकते हैं। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। अधिराज जी ने हंसते हुए कहा, अस्तित्व आप बदल रहे हैं। उस बच्ची की हंसी, उस बच्ची का रोना, उस बच्ची की बातें आपको इफेक्ट कर रही है। आप बदल रहे हैं अस्तित्व, और हम खुश हैं इस बदलाव से। उन्होंने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं कभी नहीं बदल सकता, ना मुझे खुद को बदलना है। मुझे बदलने की ताकत किसी के अंदर नहीं है नाना जी, किसी में भी नहीं। अस्तित्व सिंह शेखावत पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। जिस तरह से दुनिया मुझे पत्थर समझती है, मैं चाहता हूं कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो दुनिया मुझे हार्टलेस समझे। मुझे किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना, किसी के लिए भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व वहां से ऊपर जाने लगा। अधिराज जी ने तेज आवाज में कहा, दिल पर किसी का बस नहीं होता अस्तित्व, किसी का भी नहीं। जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो हमें बदल कर रख देता है, और आपकी जिंदगी में भी ऐसी इंसान आ चुकी है जो आपको बदल देगी, आपको फिर से पहले की तरह बना देगी। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने पीछे पलटकर उन्हें घूरते हुए कहा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं मिस्टर अधिराज सिंह शेखावत, कभी भी नहीं। अस्तित्व शेखावत को बदलने की ताकत ना किसी में थी ना किसी में है। मैं आज जो हूँ वैसा ही आगे भी रहूंगा। कहते हुए अस्तित्व वापस अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद अधिराज जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप बदल जाए अस्तित्व, आप बिल्कुल पहले की तरह हो जाए। 5 साल पहले हुए हादसे ने आपको पत्थर बना दिया है, पर हम चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व जो 5 साल पहले हंसता खेलता बच्चा था वो हमें वापस मिले। कहते हुए अधिराज जी भी फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने रूम में चले गए। वहीं अधिराज जी की बातें सुनकर अस्तित्व गुस्से से अपने रूम में आ गया। उसने रूम में आकर टेबल पर लात मारते हुए कहा, नहीं नाना जी, मैं कभी नहीं बदलूंगा, कभी नहीं। मुझे उन लोगों को खून के आंसू रुलाना है जिन्होंने मुझसे मेरी मॉम को छीना है। अपनी मॉम के एक एक खून की बूंद का हिसाब चुकाना है उन लोगों से। अपनी मॉम की चीखों को मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं।
कहते हुए अस्तित्व की आंखों में अजीब सी आग नजर आने लगी। वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा, आज चांद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। आसमान की तरफ देखते हुए अस्तित्व ने खुद से कहा, मैं जानता हूँ मॉम कि आप जहाँ कहीं भी होंगी मुझे देख रही होंगी। आपका बेटा आपसे प्रॉमिस करता है वो इतना काबिल बनेगा कि दुनिया उसके कदमों में झुकेगी, दुनिया उसके सामने अपना सर झुकाते हुए घूमेगी। जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद की है, जिसने आपको मुझसे दूर किया है मॉम, उसे मैं अपने कदमों में गिराऊंगा, उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो मौत की भीख मांगेगा, पर उसे मौत नहीं मिलेगी। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों के सामने उसकी मां सोनिया का खूबसूरत सा चेहरा घूमने लगा। साथ ही उसकी प्यारी सी आवाज, अस्तित्व कहाँ जा रहे हैं आप? हमें परेशान मत कीजिए अस्तित्व, हमारे पास आइए। सोनिया की आवाज सुनकर अस्तित्व के चेहरे पर दर्द नजर आने लगा। कुछ देर तक इसी तरह से खड़ा रहने के बाद अस्तित्व को अपनी आंखों पर कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने की बालकनी में अमानत अपने हाथ में टार्च लेकर खड़ी थी और वो टॉर्च अस्तित्व के चेहरे पर मार रही थी। अस्तित्व ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, ये इडियट बच्ची मेरे पीछे क्यों पड़ी है? दूध के दांत टूटे नहीं और इसे शादी करनी है। इसके पेरेंट्स ने इसे सिखाया नहीं कि शादी बड़े होने के बाद होती है। जितनी जल्दी हो ये चली जाए यहाँ से, तभी मुझे सुकून मिलेगा। कहते हुए अस्तित्व ने बालकनी के दरवाजे को लगाया और पर्दे लगाकर बेड पर आकर लेट गया। अमानत ने जैसे ही देखा कि अस्तित्व उसे इग्नोर करके बेड पर जाकर लेट गया है, उसका मुंह बन गया। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, अमानत को इग्नोर किया। गंदे हबी, कोई बात नहीं, हम बदला लेकर रहेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए अमानत अपने बेड पर आकर लेट गई। उसने अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाते हुए कहा, गोगो हम बदला लेकर रहेंगे मतलब रहेंगे। कहते हुए अमानत ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह अमानत रामू काका का हाथ पकड़कर सोसाइटी में घूम रही थी। मन्नत ने उसे अकेले जाने से मना किया था क्योंकि कल रात को भी उसे थोड़ा थोड़ा फीवर था। रामू काका ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत बेबी हमें कहाँ जाना है? अमानत ने रामू काका को घूरते हुए कहा, हमारे साथ चुपचाप चलो ना काका, हमें परेशान क्यों कर रहे हो? कितना बोलते हो आप, लड़कियां भी आपसे कम बात करती है। अमानत की बात सुनकर बेचारे रामू काका चुप हो गए। अमानत उन्हें लेकर समिति के पार्क में आ गई। समिति के मिडल में एक छोटा सा पार्क बना हुआ था जहां पर सभी परिवार के बच्चे या फिर बुजुर्ग सुबह सुबह घूमने के लिए आते थे। अमानत का ध्यान कुछ दूरी पर मस्ती कर रहे बच्चों पर गया जहां पर एक बच्चा जो कि उसकी ही उम्र का था, चिल्लाते हुए अपने आसपास खड़े लड़कों और लड़कियों को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। अमानत ने देखा तो वो बच्चा दिखने में काफी क्यूट था। अमानत ने चमकती आंखों के साथ कहा, रामू काका हमें मिल गया बकरा। अमानत की बात सुनकर रामू काका ने हैरानी से कहा, बकरा? पर आप तो वेजिटेरियन है बेबी, क्या आपको बकरा खाना है? रामू काका की बात सुनकर अमानत ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान कैसे इंसान हैं आप? क्या आप हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं? मम्मा हमारी और आपकी दोनों की टांगें तोड़ देगी और फिर आपकी और हमारी टांगें हमारे शेरू को खिला देंगी। क्या आप चाहते हैं कि अमानत और आप लंगड़े हो जाए? अमानत की बात सुनकर रामू काका बड़ी बड़ी आंखों से अमानत की तरफ देखने लगे। अमानत ने इग्नोर किया और अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ते हुए उन सभी बच्चों के पास आ गई जहां पर 4-5 लड़कियां और 2-3 लड़के मिलकर एक क्यूट से लड़के को परेशान कर रहे थे। उस लड़के ने गुस्से से कहा, तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं यहाँ पर अपनी दादी के साथ आया हूँ, तुम लोगों को मुझसे दोस्ती नहीं करनी तो मत करो पर मुझसे दूर रहो। कहते हुए वो लड़का उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। उस लड़के की बात सुनकर एक लड़की ने हंसते हुए कहा, हमने तुम्हें कहा था ना, जो भी नया सोसाइटी में आता है उसे पहले हमारी शर्तों को मानना पड़ता है, तभी वो यहाँ पर खेल सकता है। अगर तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें उठक बैठक करनी होगी, वो भी 100 टाइम्स। उस लड़के ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसी चुड़ैल के साथ मुझे दोस्ती नहीं करनी, मैं तो किसी एंजल के साथ दोस्ती करूंगा। उसने इतना कहा ही था कि अमानत दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, हम हैं एंजल, तुम हमसे दोस्ती कर लो ना क्यूट बॉय। अमानत की आवाज सुनकर सभी लोग पलटकर उसकी तरफ देखने लगे। अमानत को देखकर उन तीनों लड़कियों ने कहा, तुम फिर से आ गई।
अमानत हर साल यहाँ पर आती थी, जिस वजह से समिति के बच्चे उसे पहचानते थे। अमानत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तुम क्यों हमसे पूछ रही हो? हमारा घर है यहाँ पर तो हम आएंगे। तुम होती कौन हो हमसे पूछने वाली, और तुम क्यूट बॉय को परेशान क्यों कर रही हो चुड़ैल? अमानत के मुंह से चुड़ैल सुनकर उस लड़की ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? ये कहते हुए वो लड़की अमानत की तरफ आ ही रही थी कि पीछे से रामू काका ने गुस्से से कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? रामू काका की आवाज सुनकर वो सभी बच्चे वहां से भाग गए। रामू काका ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत बच्चे घर चलिए। अमानत ने रामू काका की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप जाओ, यहाँ से हमें बकरा मिल गया। कहते हुए अमानत ने उस क्यूट से लड़के की तरफ देखा। वही उस क्यूट से लड़के ने खुद की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, बकरा? मैं बकरा नहीं हूँ, मैं इंसान का बच्चा हूँ। मेरी मम्मा डैडी ने मेरा नाम रखा है, तो मुझे बकरा क्यों कह रही हो क्यूट गर्ल? उस लड़के की बात सुनकर अमानत ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, अरे बकरा मतलब हमारे नए दोस्त, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमारी हेल्प करोगे? हम प्रॉमिस करते हैं जब तक हम यहाँ पर हैं इन सभी गंदे बच्चों से तुम्हें बचाएंगे, हमारी हेल्प करोगे? कहते हुए अमानत क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। अमानत का क्यूट से फेस को देखकर उस क्यूट लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल एंजल की तरह हो। मेरा नाम पीयूष है, तुम्हारा नाम क्या है एंजल? अमानत ने क्यूट स्माइल के साथ कहा, हमारा नाम अमानत है, क्या तुम हमारे बॉयफ्रेंड बनोगे? अमानत की बात सुनकर रामू काका और पीयूष दोनों हैरानी से अमानत की तरफ देखने लगे। पीयूष ने बड़ी बड़ी आंखों से अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो बहुत फास्ट हो, इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड भी बना लोगी मुझे? अमानत ने अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे बुद्धू, असली वाला बॉयफ्रेंड नहीं, असली वाला तो हमें प्रिंस चार्मिंग को बनाना है। तुमने देखा नहीं टीवी सीरियल में अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए नकली बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तुम हमारे नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ। रामू काका हैरानी से अमानत की बातें सुन रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, साहब को बताना होगा कि उनकी छोटी सी शहजादी क्या क्या कांड कर रही है। रामू काका ने इतना सोचा ही था कि अमानत ने पीछे पलटकर रामू को उंगली दिखाकर अपनी छोटी आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, रामू काका चुगली चाचा मत बनना। डैडी या मम्मा को कुछ बताया तो हम उन्हें बता देंगे कि आपका किचन वाली आंटी के साथ चक्कर चल रहा है। अमानत की बात सुनकर रामू काका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही पीयूष भी बड़ी बड़ी आंखों से अमानत को देखने लगा। अमानत ने पलटकर पीयूष की तरफ देखते हुए कहा, सुनो, अब से तुम हमारे नकली वाले बॉयफ्रेंड हो के, तो हमारे प्रिंस चार्मिंग के सामने तुम्हें हमारे साथ घूमना है, हाथ से हाथ पकड़कर ऐसे। ये कहते हुए अमानत ने पीयूष का हाथ पकड़कर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हम तुम्हें सबसे बचाएंगे ना, बस तुम्हें हमारा नकली वाला बॉयफ्रेंड बनना है, असली वाला नहीं, समझ गए ना तुम? अमानत की बात सुनकर पीयूष अपना सर जल्दी जल्दी हिलाने लगा। अमानत उसके साथ ऐसी बात कर रही थी जैसे उसे सीधा धमकी दे रही हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अमानत ने एटीट्यूड से कहा, तुम अमानत से डर गए ना? हम जानते हैं कि हम बहुत अमेजिंग हैं, पर डरो मत, हम तुम्हारे जैसे क्यूट बच्चों को नहीं मारते, हम बस चुड़ैलों को और डायनों को पीटते हैं, वरना हम क्यूट बच्चों के साथ खुद भी क्यूट बन जाते हैं। देखो हम भी कितने क्यूट हैं। कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रखे और अपनी आंखों को झपकाते हुए पीयूष को देखने लगी। अमानत की बात सुनकर पीयूष उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर अमानत ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम बोल क्यों नहीं रहे कि हम सबसे क्यूट है? कहो कि अमानत तुम सबसे प्रीटी हो, तुम सबसे क्यूट हो, दुनिया की तुम सबसे प्यारी लड़की हो, बोलो। अमानत की बात सुनकर पीयूष अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, बोलो, हमने कहा ना, कहो कि अमानत तुम सबसे प्यारी हो, सबसे क्यूट हो। पीयूष अमानत की जबरदस्ती देखकर हैरान था। यहाँ तक कि रामू काका भी हैरान थे, पर कुछ दिनों में इस बदमाश लड़की की हरकतें देखकर वो समझ चुके थे कि अमानत पहले से कई गुना ज्यादा शैतान हो चुकी है। ये सब कुछ अथर्व और अबीर के लाड का नतीजा था। अगर मन्नत थोड़ी स्ट्रिक्ट ना होती तो पता नहीं अमानत क्या करती। पीयूष ने अमानत की गुस्से भरी आवाज सुनकर डरते हुए कहा, हाँ तुम बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारी हो, इनफैक्ट दुनिया में तुमसे प्यारी लड़की कोई है ही नहीं। पीयूष की बात सुनकर अमानत ने एटीट्यूड से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, हाँ वो तो है, अमानत सबसे प्यारी और सबसे ब्यूटीफुल है,
पर तुम अमानत को सिस्टर की नज़रों से देखना क्योंकि अमानत ऑलरेडी कमिटेड है। ओके। अमानत की बात सुनकर बेचारा पीयूष डरी हुई नज़रों से बस अपना सर हिलाने लगा। अमानत ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे हमें सिस्टर मानना है, पर सबके सामने नहीं। सबके सामने तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो, समझ आ गया ना तुम्हें? पीयूष अभी भी बस अपना सर हिला रहा था। ये देखकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, सर हिलाने के लिए नहीं बोलने के लिए कहा है, बोलो कौन हो तुम हमारे? पीयूष ने डरते हुए कहा, भाई सिस्टर, तुम मेरी सिस्टर हो। अमानत ने गुस्से से कहा, पागल तुम्हें समझ नहीं आता। हमने कहा कि तुम दिल से हमें सिस्टर मानो, पर सबके सामने तुम हमें क्या कहोगे? अपनी गर्लफ्रेंड, हम तुम्हारी क्यूट सी प्यारी सी गर्लफ्रेंड है ओके, और तुम हमारे क्यूट से प्यारे से बॉयफ्रेंड, ठीक है? पीयूष ने डरते डरते अपना सर हिलाया। अमानत उसे धमकाकर अपना बॉयफ्रेंड बना रही थी। रामू काका ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत बेबी वो बहुत प्यारा बच्चा है, उसे परेशान मत करो। अमानत ने रामू काका को घूरते हुए कहा, आप चुप रहो काका, आप बूढ़े हो गए हो। बुढ़ापे में आपका दिमाग काम नहीं करता है। जाओ शीला काकी को देखकर आओ, वो आपका इंतजार कर रहे होंगी। आप दोनों छुप छुप कर मिलते हो ना। जाओ, हम आपको जाने की परमिशन दे रहे हैं। अमानत की बात सुनकर रामू काका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इस बदमाश लड़की को क्या क्या पता था। उन्होंने खुद से कहा, इससे बचकर रहना होगा, वरना मेरे सारे भांडे फोड़ देगी। सोचते हुए बेचारे चुपचाप अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़े हो गए। पीयूष ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत खतरनाक हो। अमानत ने पीयूष को घूरते हुए कहा, हम खतरनाक नहीं हैं, हम क्यूट है। तुमने तो कहा था ना हम एंजल की तरह दिखते हैं, तो अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। हम सच में अच्छे हैं, हम तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट देंगे। हमारी हेल्प करो ना, तुम बताओ कि हम क्यूट नहीं है? बोलो। कहते हुए अमानत अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए टुकुर टुकुर पीयूष की तरफ देखने लगी। पीयूष ने बस अपना सर हिला दिया। अमानत ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, क्या कोई हमें अपनी क्यूट सी वाइफ नहीं बनाना चाहेगा? बोलो तुम। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने कहा, तुम बहुत क्यूट हो, सब तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहेंगे। पीयूष की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, सब क्यों बनाना चाहेंगे? सिर्फ हमारे प्रिंस चार्मिंग ना हमें पसंद नहीं करते। हमने टीवी सीरियल में देखा था कि जब कोई आपको पसंद ना करे तो किसी और के साथ उसे जलाओ, इतना जलाओ कि वो जल जल के कोयला बन जाए। फिर वो खुद आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा। समझ गए हमारी बात? अमानत की बात सुनकर पीयूष बेचारा उदासी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। अमानत ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है क्या? तुम टीवी सीरियल्स नहीं देखते, सास बहू वाला ड्रामा? वहां पर ये सब कुछ सिखाया जाता है, देखा करो, तुम हमारी तरह इंटेलिजेंट बन जाओगे। अमानत की बात सुनकर रामू काका ने मन ही मन कहा, कभी मत देखना बेटा, कभी मत देखना, वरना इस नौटंकी की तरह तुम भी नौटंकी बन जाओगे। पीयूष ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो सिर्फ डोरेमोन और मार्बल की मूवीज देखता हूँ। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, अरे ये सब कुछ देखने से क्या समझ आएगा तुम्हें? तुम्हें शातिर बनना है तो तुम्हें टीवी सीरियल देखनी होगी, सास बहू के ड्रामा देखने होंगे, धूम ताना नाना देखना होगा। समझ गए ना हमारी बात? पीयूष ने बस अपना सर हिला दिया। अमानत ने एटीट्यूड के साथ कहा, अब चलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें घुमाने के लिए लेकर चलेगी। कहते हुए अमानत ने पीयूष का हाथ पकड़ लिया। पीयूष ने डरी हुई नजरों से कहा, कहाँ पर लेकर जा रही हो तुम मुझे? मेरी दादी मुझे जल्दी घर आने के लिए कह कर गई है, अगर मैं जल्दी घर नहीं गया तो दादी गुस्सा करेगी। अमानत ने पीयूष को देखते हुए कहा, इतने बड़े बच्चे होकर डरते हो, हमसे कुछ सीखो। मम्मा हम पर रोज गुस्सा करती है, पर हम माँ की बात सुन ले। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम अमानत है और तुम अमानत के नकली बॉयफ्रेंड हो, समझ गए ना? नकली ही सही पर बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। अब चलो हमारे साथ, हमें प्रिंस चार्मिंग को जला जला कर कोयला बनाना है। समझ गए ना तुम? कहते हुए अमानत पीयूष का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए पार्क से समिति के बीच में बने हुए रास्ते पर लेकर जाने लगी, जहां से दोनों तरफ घर बने हुए थे। पीयूष बेचारा अमानत के साथ चुपचाप चल रहा था। पीयूष की हाइट अमानत से थोड़ी ही ज्यादा थी। रामू काका अपना सर हिलाते हुए उनसे कुछ दूरी पर चल रहे थे क्योंकि उन्हें अमानत की धमकी अच्छे से याद थी।
वो लोग चलते हुए कुछ ही दूरी पर आए थे कि तभी अमानत ने शेखावत मेंशन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो देखो वो है हमारा ससुराल, समझ गए न तुम। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने बड़ी बड़ी आंखों से अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा बाल विवाह हुआ है? दादी ने कहा था कि बाल विवाह होना बंद हो चुका है, इस उम्र में शादी नहीं करते। तुम्हारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है क्या? पीयूष की बात सुनकर अमानत ने उसके सर पर मरते हुए कहा, बुद्धू लड़के, वो हमारा होने वाला ससुराल है और ये है तुम्हारा नकली ससुराल। कहते हुए अमानत ने राठौर मेंशन की तरफ इशारा किया। पीयूष ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बाल विवाह नहीं करूंगा। अमानत ने दोबारा उसके सर पर मारते हुए कहा, इडियट लड़के, वो हमारा घर है और तुम्हारा नकली ससुराल, क्योंकि हम तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड है। ओके, तो तुम हमारी मम्मा को, हमारे डैडी को क्या कहोगे? फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, समझ गए ना? पीयूष बेचारा डरते हुए अपना सर हिलाने लगा। उसने धीरे से कहा, सर पर मत मारो वरना मैं बुद्धू हो जाऊंगा। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम पहले से बुद्धू हो, हम तुम्हें अपनी तरह इंटेलिजेंट बना देंगे, तुम टेंशन मत लो। ये कहते हुए अमानत ने शेखावत मेंशन के एक रूम की बालकनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बालकनी दिख रही है, बालकनी से अटैच रूम है हमारा होने वाला बेडरूम। कहते हुए अमानत शर्माने लगी। उसकी बात सुनकर पीयूष अजीब तरह से उसे घूरने लगा। अमानत ने पीयूष की तरफ देखते हुए कहा, घूर क्यों रहे हो? माना हम ब्यूटीफुल है, पर तुम हमें नजर नहीं लगा सकते, मम्मा के पास जाकर नजर उतरवानी होगी। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं नजर नहीं लगाता सच में। अमानत ने कहा, ठीक है, तुम अच्छे बच्चे हो, इसलिए तो हमने तुम्हें अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाया है, वरना हम तुम्हें अपना नकली बॉयफ्रेंड कभी भी नहीं बनाते। अमानत के भी स्टैंडर्ड है। पीयूष ने बस अपना सर हिला दिया। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, ये प्रिंस चार्मिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? कहते हुए वो अपने नाखून चबाने लगी। उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त अस्तित्व अपने जिम से वापस आकर अपनी बालकनी में आता है। अमानत ये सब सोच ही रही थी कि उसे बालकनी में आता हुआ अस्तित्व नजर आया, जिसे देखते ही अमानत खुशी से कूदने लगी। उसने पीयूष की तरफ देखते हुए कहा, वो देखो हमारे हैंडसम हबी। पीयूष ने अस्तित्व की तरफ देखा और हैरानी से कहा, वो तो कितने बड़े हैं, बिल्कुल तुम्हारे अंकल। उसने इतना कहा ही था कि अमानत ने जोर से उसके पैरों पर अपना पैर मारा। पीयूष जो चुपचाप खड़ा था, अमानत के पैर मारते ही उसके मुंह से चीख निकल गई और वो घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया। अमानत का ध्यान अस्तित्व पर था। अस्तित्व को जैसे ही किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, उसने उस डायरेक्शन में देखा तो उसका ध्यान समिति के रास्ते पर नीचे बैठे छोटे से बच्चे पर गया, जिसके पास खड़ी होकर अमानत उसे ही देख रही थी। अमानत को देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। वही अमानत को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। वो जल्दी से नीचे झुककर पीयूष को उठाने लगी। उसने पीयूष को गले से लगाते हुए कहा, प्यारे पीयूष, तुम्हें चोट लगी क्या? अमानत तुम्हें दवा लगा कर देगी। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने उदासी भरी आवाज में कहा, तुम कितनी बुरी हो, तुमने पहले मुझे लात मारी और अब दवाई लगाने के बारे में कह रही हो। मुझे नहीं लगवानी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अमानत ने गुस्से से कहा, मैं नौटंकी कर रही हूँ, तुम भी मेरा साथ दो ना। हमें प्रिंस चार्मिंग को जला जला कर कोयला बनाना है, तुम भूल क्यों जाते हो? हमारा मिशन है ये, अगर मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। तुम जानते नहीं कि हम कितने खतरनाक हैं, हमें 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। अमानत की बात सुनकर पीयूष की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही अस्तित्व छोटी आंखों से अमानत को देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये इडियट लड़की क्या कर रही है? क्या इसने किसी और को परेशान करना स्टार्ट कर दिया? सोचते हुए अस्तित्व घूर घूर कर अमानत और पीयूष को देखने लगा। पीयूष ने दर्द भरी आवाज में कहा, छोड़ो मुझे, दबा दबा कर मरोगी क्या तुम कितनी मोटी हो? पीयूष ने जैसे ही ये कहा, अमानत ने गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? पीयूष को एहसास हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में क्या कह दिया है। अमानत मोटी नहीं थी, पर वो काफी चबी थी, पर वो इस लुक में और भी ज्यादा क्यूट लगती थी। उसके गाल काफी बड़े बड़े थे, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल उन्हें खींचने का करे। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर पीयूष ने कहा, मजाक कर रहा था, वो मुझे दर्द हो रहा था ना इसलिए।
अमानत गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी कि उसका ध्यान बालकनी में खड़े अस्तित्व पर गया। अस्तित्व को देखकर अमानत ने जल्दी से पीयूष का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके साथ उछलते कूदते चलने लगी। बेचारा पीयूष जबरदस्ती अमानत के साथ यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रहा था। अस्तित्व घूर घूर कर अमानत और पीयूष की तरफ देख रहा था। उसने खुद से कहा, लगता है कि इस आफत की पुड़िया ने किसी और का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। सोचकर अस्तित्व ने अपना सर हिला दिया। वो साफ साफ देख पा रहा था कि जो बच्चा अमानत के साथ है वो डरा हुआ है और अमानत की धमकियां उसने सुन ली थी। अमानत जिस तरह से उसके जितने बड़े बच्चों को धमकियां देती थी, उस हिसाब से जो बच्चा अमानत के साथ खड़ा था उसे धमकी देकर परेशान करना अमानत के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अमानत यहाँ से वहाँ घूमते हुए अस्तित्व की तरफ ही देख रही थी। कुछ देर तक अमानत को देखने के बाद अस्तित्व ने अजीब सा मुंह बनाकर अमानत की तरफ देखा और अंदर चला गया। उसे अंदर जाते हुए देखकर अमानत ने पीयूष का हाथ छोड़ दिया और वहां पर जोर जोर से कूदने लगी। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अमानत के प्रिंस चार्मिंग जल जलकर कोयला बन गए। अब प्रिंस चार्मिंग आएंगे और बोलेंगे अमानत तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। कहते हुए अमानत पीयूष का हाथ पकड़कर उसके साथ नाचने लगी। पीयूष ने रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम बहुत बुरी हो। तुमने पहले मुझे मारा, यहाँ से वहाँ खींचकर मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अमानत ने पीयूष की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो? तुम बड़े हो चुके हो बड़े, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड ढूंढ कर देंगे। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने कहा, मुझे नहीं चाहिए गर्लफ्रेंड, तुम खुद ढूंढो अपने लिए बॉयफ्रेंड। कहते हुए पीयूष वहां से भाग गया। उसे जाते हुए देखकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम मिशन को बीच में अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते, रुको। कहते हुए अमानत पीयूष के पीछे भागने लगी। उन दोनों की आवाज सुनकर अस्तित्व वापस अपनी बालकनी में आ गया था। उसने देखा कि पीयूष अमानत से बचकर भाग रहा है और अमानत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही है। ये देखा कर ना चाहते हुए भी अस्तित्व के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए कहा, आखिर है क्या ये लड़की? सच में तूफान है, तूफान। तूफान भी नहीं कह सकते, आफत है आफत। कहते हुए अस्तित्व हंसते हुए वापस पलटने लगा। तभी उसके कानों में अधिराज जी की आवाज सुनाई दी, कितने सालों बाद हंसते हुए देखा है। अधिराज जी की आवाज सुनकर अस्तित्व हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा जो कि उसके पीछे खड़े थे। उसने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं? मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुस्कुराने की वजह मिल गई है आपको, अब उसे खुद से दूर मत जाने देना, वरना जिंदगी भर पछताते रहेंगे। अधिराज जी की आवाज सुनकर अस्तित्व के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुस्कुराने की वजह मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती नाना जी, और अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी वजह आ भी गई तो मैं उसे खुद से दूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे मुस्कुराना नहीं है। मुझे लोगों को चिल्लाते हुए तड़पते हुए देखना है, और जब वो चिल्लाएंगे वो तड़पेंगे तब मुझे मुस्कुराना है। कहते हुए अस्तित्व अपने रूम में आ गया। अधिराज जी ने बालकनी में खड़े होकर बाहर की तरफ देखा। अमानत अभी भी पीयूष के पीछे भाग रही थी। उन्होंने खुद से कहा, नहीं अस्तित्व, आप खुद उसे अपनी जिंदगी में जगह देंगे, ये भी हो सकता है कि एक दिन वो आपकी जिंदगी बन जाए। कहते हुए अधिराज जी भी वापस रूम में आ गए। अस्तित्व बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया था, इसलिए अधिराज जी चुपचाप उसके रूम से बाहर चले गए। वही अस्तित्व बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ा होकर अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचने लगा। आंख बंद करते ही उसकी आंखों के सामने अमानत का प्यारा सा चेहरा और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनाई देने लगी। आप हमारे हबी बनोगे ना? आप हमसे शादी करोगी ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं उस इडियट से कभी भी शादी नहीं करूंगा। शादी? मैं क्यों उससे शादी करूंगा? कहते हुए उसने अपनी आंखों को खोल लिया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आ गया, पर अभी भी उसकी आंखों के सामने अमानत का क्यूट सा चेहरा और अमानत का उस छोटे से बच्चे को परेशान करना घूम रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, अब जब वो मुझे छोड़कर किसी और को परेशान कर रही है तो मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मुसीबत मेरे सर के ऊपर से चली गई है, अब मुझे बस अपने आप पर फोकस करना है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जितनी जल्दी हो सके मुझे खुद को आगे बढ़ाना है। कहते हुए अस्तित्व अपने रूम में आकर क्लोजेट में कपड़े चेंज करने के लिए चला गया।
दूसरी तरफ अमानत पीयूष के पीछे भाग रही थी। भागते भागते पीयूष अपने घर के सामने आकर खड़ा हो गया। वो अंदर जा पाता इससे पहले ही अमानत ने पीछे से उसकी शर्ट को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम गंदे लड़के हो। कहते हुए अमानत गहरी गहरी सांस लेने लगी। पीयूष भी सांस फूल रही थी। दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। पीयूष ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरी लड़की हो, छोड़ो मुझे। अमानत ने गुस्से से कहा, झूठे लड़के, तुमने कहा था कि तुम हमारे नकली बॉयफ्रेंड बनोगे, तो अब तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, तुम्हें हमारा साथ निभाना ही होगा वरना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अमानत की धमकी सुनकर पीयूष ने कहा, पर तुम बुरी लड़की हो, तुमने मुझे 2 बार मारा, पैरों पर भी और हाथों पर भी, और अब तुमने मुझे ऐसे पकड़ा है गुंडों की तरह, क्या तुम गुंडा हो? पीयूष की बात सुनकर अमानत ने उसकी शर्ट को छोड़कर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम ऐसा मत कहो ना, हम बहुत क्यूट है। हम तो तुम्हारी फ्रेंड है ना। तुम्हें याद नहीं कि कैसे हमने पार्क में तुम्हें उन सभी गंदे बच्चों से बचाया था? हमने प्रॉमिस किया है ना, हम उन सभी से तुम्हें बचाएंगे, पर उसके लिए तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। प्लीज़ हमारी हेल्प करो ना। देखो ना हम कितने प्यारे कितने क्यूट है, क्या तुम इतनी क्यूट सी बच्ची की हेल्प करने के लिए मना करोगे? तुम्हें पता नहीं है अगर क्यूट लड़कियों की मदद करने के लिए मना किया जाए तो चुड़ैल सपनों में आती है और फिर सपनों में हमें ऐसे पंजा मारती है। कहते हुए अमानत डरावने इशारे करने लगी। पीयूष ने डरते हुए कहा, क्या सच में? अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था? पीयूष ने डरते हुए अपना सर ना में हिला दिया। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर डोंट वरी, हम हैं ना। हमारे पास बाबा जी का ताबीज है, हम तुम्हें ताबीज दे देंगे, फिर न तुम्हारे पास कोई चुड़ैल कोई बुरी आत्मा नहीं आएगी। देखो हम तुम्हारे कितने अच्छे फ्रेंड हैं। हम सिर्फ तुम्हें थोड़ी देर पहले से जानते हैं, पर फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम हमें धोखा दे रहे हो, तुम तो बहुत बुरे हो। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने कहा, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मारोगी नहीं, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कहते हुए उसने अपना छोटा सा हाथ आगे कर दिया। अमानत ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पक्का वाला प्रॉमिस? हम तुम्हें मारेंगे नहीं, चलो अब बताओ तुम हमारी मदद करोगे या नहीं? पीयूष ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमानत ने अपनी छोटी उंगली को आगे करते हुए कहा, ये लो पिंकी, प्रॉमिस करो। पीयूष ने उसकी छोटी उंगली की तरफ देखते हुए कहा, ओके। ये कहते हुए उसने भी अपनी छोटी उंगली को अमानत की छोटी उंगली में फंसाते हुए कहा, पिंकी प्रॉमिस। अमानत ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, बाय बाय। कहते हुए अमानत वहां से भाग गई। पीयूष भी अपने घर के अंदर चला गया। शाम का वक्त, अमानत गार्डन में खेल रही थी। अथर्व आज भी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था और अबीर भी अथर्व के साथ गया हुआ था। मन्नत इस वक्त घर के अंदर थी। मन्नत ने बाहर आकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या आज आपको घूमने के लिए नहीं जाना है मैडम? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ मम्मा? आप हमें खुद खेलने के लिए जाने के लिए बोल रही हो, जबकि आप तो हमें बाहर नहीं जाने देना चाहती। अमानत की बातें सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाहर खेलने से नए नए दोस्त बनाने से आप और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगी ना, इसलिए। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है मम्मा, कुछ तो गड़बड़ है। बताओ क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अमानत की छोटी आंखों को देखकर मन्नत ने उसे अपनी नीली नीली आंखों से घूरते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा शैतान हो गई हो? अपनी मम्मा पर शक कर रही हो तुम? अमानत ने अदा से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मम्मा आप जानती नहीं कि दुनिया शक करने के लायक ही है। आपको पता नहीं है कि इस दुनिया में कितने झूठे दिखावे करने वाले लोग हैं। आपको पता है मम्मा हमेशा अपने ही हमारे दुश्मन निकलते हैं। अमानत का ड्रामा देखकर मन्नत ने उसके कान को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हें कहा था ना कि शीला के साथ टीवी सीरियल नहीं देखना, पर तुम सुधरोगी नहीं। अगली बार से जाना उसके साथ टीवी सीरियल देखने के लिए, तुम्हारी टीवी छोड़ देंगे हम। मन्नत की बातें सुनकर अमानत ने दर्द भरी आवाज में कहा, छोड़ो ना मम्मा, और टीवी सीरियल क्यों नहीं देखे हम? आपको पता नहीं है वहाँ पर कितना कुछ सीखने को मिलता है। छोड़ो, हमारे कान में दर्द हो रहा है। हमारे कान हाथी की तरह बड़े बड़े हो जाएंगे और हम ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे। आप हमसे जलती हो ना, इसलिए हमारे कान को खींचकर बड़ा करना चाहती हो, हमें अच्छे से पता है।
अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बदमाश लड़की सुधरोगी नहीं। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मा हम तो प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं और आप हमें बदमाश कह रही हो। ये कितनी गलत बात है। हम डैडी से आपकी शिकायत करेंगे। चलो रामू काका घूमने के लिए चलते हैं। रामू काका जो कि अभी अभी बाहर आए थे, अमानत की बात सुनकर उनके चेहरे पर डर नजर आने लगा। ये छोटा शैतान ऐसे ऐसे कांड करती थी कि अगर किसी कांड में वो फंस गई तो अथर्व पक्का उनकी गर्दन काटने वाला था। उनके चेहरे पर डर देखकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, अकेली चली जाओ, वैसे भी तुम्हारी हरकतों की वजह से कहीं बेचारे रामू काका को हार्ट अटैक ना जाए। मन्नत की बातें सुनकर अमानत ने खुशी से उछलते हुए कहा, पहले बताना था ना मम्मा, हम अकेले ही चले जाते, हमारे पीछे आकर जासूसी करने के बारे में सोचना भी मत मम्मा। कहते हुए अमानत मन्नत को घूरते हुए वहां से भाग गई। अमानत के जाते ही मन्नत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, साक्षी ये तुम्हारी नालायक बिल्कुल तुम पर चली गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह बदमाश है। कहते हुए मन्नत के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और आंखों में हल्की सी नमी। मन्नत ने रामू काका की तरफ देखते हुए कहा, दूर से नजर रखना इस बदमाश पर, इसके पास मत जाना, देखो कि कौन कौन से कांड करती है। कहते हुए मन्नत वहां से अंदर चली गई। अमानत दौड़ते हुए पीयूष के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने गेट से लटकते हुए कहा, ये हमारा नकली बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं है, अब तक तो इसे बाहर आ जाना चाहिए था। हमने इसे कहा था कि देर मत करना, पर अभी तक ये आया नहीं, ये हमें गुस्सा क्यों दिलाता है। अमानत खुद से बात कर रही थी तभी पीयूष जल्दी से अपने मेंशन से बाहर आ गया। अमानत ने पीयूष की तरफ देखकर गुस्से से कहा, हमने तुमसे कहा था ना कि 5:30 बजे तैयार रहना, तो तुमने इतनी देर क्यों की। पीयूष ने डरते हुए कहा, दादी माँ के साथ मैं पूजा कर रहा था, दादी माँ शाम को पूजा करती है ना, इसलिए। अमानत ने कहा, ठीक है पुजारी महाराज, चलिए अब हमारे साथ। कहते हुए अमानत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर सोसाइटी के बाहर बने पार्क के पास आ गई। उसने पार्क में यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर देखा पर उसे अस्तित्व कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसने छोटी आंखों के साथ कहा, हमें पता है प्रिंस चार्मिंग यहीं पर आते हैं शाम को, वो कहाँ गए। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने डरते हुए कहा, कौन प्रिंस चार्मिंग। अमानत ने पीयूष को इग्नोर करते हुए कहा, चुप रहो तुम, अगर तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े अस्तित्व पर गया जिसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। दोनों इस वक्त बेहद सीरियस होकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। अस्तित्व के साथ लड़की को देखकर अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, ये तो जल जलकर कोयला बनने की जगह पर हमें जला जलाकर कोयला बना रहे हैं। अगर हम जलकर कोयला बनकर काले हो गए तो हम खूबसूरत नहीं लगेंगे। अमानत की आंखों में आंसू आ गए। पीयूष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। अमानत ने अस्तित्व की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखी ना हमारे प्रिंस चार्मिंग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ दगा कर रहे हैं। हम तो लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हम क्या करें। अब तो लगता है गंगा जी में जाकर डुबकी लगानी पड़ेगी और वहीं पर डूब जाना पड़ेगा। अमानत की बात सुनकर पीयूष बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। अमानत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, 2 चुड़ैल चली गई और एक और चुड़ैल आ गई, इसे भी भगाकर आते हैं, तुम यहीं पर रुको। कहते हुए अमानत दौड़ते हुए अस्तित्व के पास आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप क्या कर रहे हो प्रिंस चार्मिंग। अमानत की आवाज सुनकर अस्तित्व और उस लड़की ने अमानत की तरफ देखा। अमानत को देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। वही वो लड़की भी अजीब तरह से अमानत को घूरने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। उसकी उम्र भी 14-15 साल के बच्चे जितनी ही लग रही थी। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, यहाँ से जाओ, मैंने कहा था ना मेरे पास मत भटकना। कहते हुए वो फिर से उस लड़की की तरफ देखने लगा। अमानत ने अस्तित्व के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे। उसने इतना कहा ही था कि उस लड़की ने अमानत के दूसरे हाथ को पकड़कर उसकी कलाई को मरोड़ते हुए कहा, समझ नहीं आता जब बॉस ने कहा कि उन्हें तुमसे बात नहीं करनी तो यहाँ पर क्या कर रही हो। उस लड़की के कलाई के मरोड़ने से अमानत के मुंह से चीख निकल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, चुड़ैल ने हमारा हाथ तोड़ दिया, हमारे होने वाले हबी ने धोखा दिया। कहते हुए अमानत जोर जोर से रो रही थी।
उस लड़की ने अभी भी अमानत के नाजुक से हाथ को मरोड़ा हुआ था। अस्तित्व ने जैसे ही ये देखा उसने गुस्से से कहा, सूजी उसके हाथ को छोड़ो। अस्तित्व के इतना कहते ही उस लड़की ने अमानत के हाथ को छोड़ दिया। अमानत के नाजुक से हाथ पर सूजी की मजबूत पकड़ की वजह से निशान बन चुके थे। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर उसकी नाजुक सी कलाई को पकड़ते हुए कहा, रोना बंद करो, इतना भी दर्द नहीं हो रहा होगा। अमानत ने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, आपने हमें धोखा दिया और इस चुड़ैल को पटा लिया। हम तो आपको जलाना चाहते थे पर आप हमें जला रहे हो, कोई कदर ही नहीं है इतनी प्यारी वाइफ की। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद हो गई हो तो चली जाओ यहाँ से। अमानत ने रोते हुए कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। कहते हुए वो वहीं पर बैठ गई। अस्तित्व ने इरिटेट होकर अमानत की तरफ देखा और सूजी की तरफ देखते हुए कहा, मैं कल बात करता हूँ। सूजी ने एक नज़र अमानत की तरफ देखा और अपना सर हिलाकर वहां से चली गई। अस्तित्व ने नीचे झुककर अमानत को गोद में उठाते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों मेरे पीछे भटकती रहती हो, भटकती आत्मा की तरह? अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, बिकॉज आई लाइक यू। आई लाइक यू ना मिस्टर प्रिंस चार्मिंग, हमको आपसे शादी करनी है। कहते हुए अमानत अपनी काली काली आंखों से टुकुर टुकुर अस्तित्व को देखने लगी। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, किसी और से कर लो, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और पहले बड़ी हो जाओ। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बड़ी होने के बाद हमसे शादी करोगे आप? प्रॉमिस करो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, आज भी नहीं करनी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब भी नहीं करनी, इनफैक्ट अभी नहीं करनी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हम ब्यूटीफुल नहीं हैं? क्या हम क्यूट नहीं हैं? क्या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं? हम सब कुछ तो है, फिर आपको हमसे शादी क्यों नहीं करनी? बोलो ना प्रिंस चार्मिंग। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा। अमानत के छोटे से चेहरे पर निराशा और उदासी नजर आ रही थी। उसने गहरी सांस लेकर प्यार से कहा, देखो मेरी बात समझो, तुम बहुत छोटी हो। तुम्हारे लिए शादी ये सब कुछ एक खेल होगा, पर शादी जैसी चीज एक खेल नहीं होता। तुमने अपने पेरेंट्स को देखा है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहते हैं, इसी तरह से शादी के बाद एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसके सर पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा, आप कितने बुद्धू हो? आपको क्या लगता है कि हम बच्ची हैं? हम 8 ईयर्स ओल्ड है, हम बिग हो चुके हैं और हमें पता है कि शादी के बाद साथ में रहना पड़ता है। हम जानते हैं कि आपका घर हमारा होने वाला ससुराल है। आपको कुछ भी नहीं पता, पर हमें सब कुछ पता है। हम बुद्धू नहीं, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हम अपने डैडी की गर्ल है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे बुद्धू कहा? अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो आप बुद्धू हो? अच्छा बताओ, जब हम बड़े हो जाएंगे, बिग गर्ल बन जाएंगे, मतलब 18 ईयर्स ओल्ड या फिर 20 ईयर्स ओल्ड, तब आप हमसे शादी करोगे ना? कहते हुए अमानत की उत्साह फेस बनाकर अस्तित्व को देखने लगी। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, और मैंने भी कहा ना कि मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, तुमसे शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तो किसके साथ करोगे? जो चुड़ैल अभी गई उस चुड़ैल के साथ। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, सूजी नाम है उसका, चुड़ैल नहीं। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, खाने वाली सूजी, हम उसको खा जाएंगे। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व को इरिटेशन हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। उसने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम कब जा रही हो? अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, पर हम वापस चले जाएंगे। उसके बाद फिर 1 साल बाद हम आपसे मिलने के लिए आएंगे। हमें आपकी बहुत याद आती है, आप हमारे साथ चलो ना। हमने डैडी से कहा है कि हम आपको खरीद ले, पता नहीं डैडी आपको खरीदेगी या नहीं। आपके नानू आपको कब बेचेंगे? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अजीब तरह से उसे घूरते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय बेचेंगे? मेरे नानू मुझे क्यों बचेंगे? और क्या मैं कोई चीज़ हूँ जो तुम्हारे डैडी मुझे खरीदने वाले हैं? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे मतलब डैडी अमानत से बहुत प्यार करते हैं ना, तो जो हमें पसंद होगा डैडी वो हमें खरीद कर लाकर देते हैं, और आप हमें पसंद हो और आप तो डैडी के होने वाले दामाद भी हो। कहते हुए अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया।
उसे इस तरह से शर्माने की एक्टिंग करते हुए देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। वो अमानत को अपनी गोद में लेकर पार्क के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हारे डैडी का दिमाग खराब है? मतलब तुम ऐसी बातें उनके सामने करती हो और तुम्हें डांटने की जगह पर वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी आंखों को खोलकर अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, देखो प्रिंस चार्मिंग, हमें जो कहना है कह लो, अमानत के डैडी को कुछ नहीं कहना। हमारे डैडी हमारे सुपर हीरो है, अगर हमारे डैडी को कुछ भी कहा तो हम आपके दांत तोड़ देंगे। आप जानते नहीं कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम कितने खतरनाक बन जाते हैं। कहते हुए अमानत अस्तित्व को ऐसे देखने लगी जैसे अभी उसका सर फोड़ देगी। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, तो अपने डैडी से कहकर अपने लिए दूसरा प्रिंस चार्मिंग ढूंढ लो, क्योंकि ये प्रिंस चार्मिंग किसी का नहीं होने वाला, किसी का भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। वो खड़ा हो पाता इससे पहले ही अमानत फिर से उसकी गोद में बैठ गई। उसने अस्तित्व की गर्दन में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए कहा, नहीं, हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमसे प्रॉमिस नहीं करते कि बड़े होने के बाद आप हमसे शादी करोगे। हम तब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। प्रॉमिस करो पहले कि आप हमसे शादी करोगे, हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आओगे, हमें अपनी क्यूट सी लिटिल सी वाइफ बनाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, इडियट लड़की, छोड़ो मुझे। अमानत ने गुस्से से उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं नहीं, पहले प्रॉमिस करो तभी छोड़ेंगे। अमानत की जिद के सामने आखिर में अस्तित्व ने इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है, प्रॉमिस किया, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा, ठीक है, अब छोड़ो मुझे। अस्तित्व की बातें सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से किस्सी दो यहाँ पर। कहते हुए उसने अपने गाल की तरफ इशारा किया। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं करूंगा। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो फिर यहाँ पर करो, हमने टीवी सीरियल्स में देखा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरे को किसी करते हैं। अस्तित्व ने अमानत के होठों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, दूध पीती बच्ची, और तुम्हें लिप किस चाहिए? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तो फिर गालों पर करो ना, करो वरना हम आपके लिप्स पर किस कर लेंगे। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर उसके गालों पर किस कर लिया। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमारे प्रिंस चार्मिंग ने पहली बार हमें किस किया, हमें बहुत शर्म आ रही है। कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथों से फिर से अपने चेहरे को छुपा लिया। अस्तित्व ने खुद से कहा, बस ये नमूना जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। कहते हुए अस्तित्व ने गहरी सांस ली। अमानत जल्दी से अस्तित्व की गोद से उठकर खड़ी हो गई। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये बताओ वो चुड़ैल कौन थी? आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी ना? अब आपने हमें प्रॉमिस कर दिया है तो हमें नकली बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, नकली बॉयफ्रेंड, चुड़ैल गर्लफ्रेंड, ये सब क्या है? अमानत ने अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे कितने बुद्धू हो आप। वो जो थोड़ी देर पहले चुड़ैल गई जिसने हमारे ब्यूटीफुल हाथ को पकड़ा था, वो चुड़ैल आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है। अमानत ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, फिर ठीक है, पर फिर भी आप उससे दूर रहना, वो चुड़ैल आपको हमसे चुरा लेगी तो फिर हमारा क्या होगा? हमने ना एक नकली बॉयफ्रेंड बनाया था ताकि हम आपको जला जला के कोयला बना सके, पर अब तो आपने हमें प्रॉमिस कर दिया है कि आप बड़े होने के बाद हमसे शादी करोगे, तो अब हम उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। ये कहते हुए अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, पीयूष इधर आओ। पीयूष जो कि डरा सहमा सा एक कोने में खड़ा था, अमानत के चिल्लाने की आवाज सुनकर बेचारे की हालत खराब होने लगी। उसे अपनी तरफ न आते हुए देखकर अमानत ने गुस्से से कहा, हमने कहा इधर आओ। पीयूष डरते हुए अमानत के पास आ गया। अस्तित्व भी पीयूष को पहचान गया था क्योंकि सुबह शेखावत मेंशन के बाहर ही पीयूष अमानत से बचकर भाग रहा था और अमानत उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। अमानत ने पीयूष के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नकली बॉयफ्रेंड बनना कैंसिल, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। ये देखो प्रिंस चार्मिंग हमसे शादी के लिए मान गए हैं, तुम सबूत हो, अगर इन्होंने अपनी बात से पलटने की हिम्मत की तो तुम हमारा साथ देना। हम कोर्ट में जाएंगे, उनके खिलाफ केस लड़ेंगे, ठीक है? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसे घूरने लगा। पीयूष बेचारा डरते हुए बस अपना सर हिलाने लगा।
अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, अपनी बकवास को कंटिन्यू करो, मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूं। कहते हुए अस्तित्व वहां से जाने लगा। अमानत ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग अपनी बात को याद रखना, वरना अमानत आपसे कभी बात नहीं करेगी, कभी भी नहीं। कहते हुए अमानत वहां से भाग गई। अस्तित्व ने जाते हुए अमानत की तरफ देखते हुए कहा, वादा टूटने के लिए ही दिया जाता है इडियट। कहते हुए अस्तित्व शेखावत मेंशन की तरफ चला गया। वही अमानत पीयूष के साथ उछलते कूदते राठौर मेंशन आ गई। उसने पीयूष की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम हमारी मम्मा से तुम्हें मिलाते हैं। पीयूष ने डरते हुए कहा, अभी भी मुझे उन्हें फादर इन लॉ और मदर इन लॉ कहना है। अमानत ने हंसते हुए कहा, नहीं अब तुम उन्हें अंकल आंटी कहना, क्योंकि अब तो हमारे प्रिंस चार्मिंग हमसे इम्प्रेस हो चुके हैं ना, तो अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, जब भी हम यहाँ पर आएंगे हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे, प्रॉमिस करो। पीयूष ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्रॉमिस। अमानत और पीयूष दोनों अंदर आ गए। मन्नत लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। अमानत की आवाज़ सुनकर मन्नत ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर अमानत के साथ एक क्यूट से लड़के को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने पीयूष के पास आकर धीरे से कहा, क्या इसने आपके साथ कुछ किया है? क्या इसने आपको धमकी दी है या आपको मारा पीटा है? बताओ। मन्नत की बात सुनकर अमानत का मुंह बन गया। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, मम्मा आप अपनी ब्यूटीफुल डॉटर पर शक कर रही हो। मन्नत ने अमानत को घूरते हुए कहा, बेटा जी जैसी आपकी हरकत है ना शक, क्या मुझे पूरा यकीन है कि आपने कुछ ना कुछ कांड किया होगा। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने पीयूष की तरफ देखते हुए कहा, पीयूष बताओ मम्मा को कि तुम हमारे फ्रेंड हो, इनको तो हम बुरे ही लगते हैं। पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आंटी अमानत बहुत अच्छी है, उसने मुझे अपना दोस्त बनाया है। सारे बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे तो इसने मुझे सभी बच्चों से बचाया है। पीयूष की बात सुनकर मन्नत ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो मेरी बेटी कुछ अच्छे काम भी करती है, वैसे आपका नाम क्या है बेटा? पीयूष ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम पीयूष है आंटी। कुछ देर तक पीयूष मन्नत और अमानत के साथ राठौर मैंशन में ही रहा। मन्नत ने उसके लिए काफी अच्छे अच्छे स्नैक्स मंगवाए थे। पीयूष और अमानत स्नैक्स खाकर दोनों मस्ती कर रहे थे और कुछ देर बाद पीयूष वहां से चला गया। अमानत ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा हम अपने रूम में जा रहे हैं। कहते हुए वो वहां से ऊपर भाग गई। दूसरी तरफ बनारस के ही एक आलीशान ऑफिस के केबिन में अथर्व इस वक्त अपने सामने बैठे हुए दो आदमियों की तरफ देख रहा था। उनमें से एक आदमी ने कहा, बॉस हमने लिटिल प्रिंसेस की सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है, वो लोग फिर से उन्हें अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करना चाहते हैं। उन लोगों का कहना है कि उन पर उनका हक है। अपने आदमियों की बात सुनकर अथर्व ने गुस्से से कहा, तो 8 साल तक ये जताने के लिए क्यों नहीं आए वो लोग? अथर्व की बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, उनके बड़े बेटे की डेथ हो गई है, जिस वजह से उनकी फैमिली के पास वारिस के लिए कोई भी नहीं है। अथर्व ने गुस्से से कहा, तो मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है, लड़की समझकर पहले उन लोगों ने उसे दूर कर दिया था। मनहूस कहा था ना मेरी बेटी को, अब जब उनका बड़ा नशेड़ी बेटा मर चुका है तो वो क्या करना चाहते हैं? मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर लेकर जाना चाहते हैं। उन पर नज़र रखो और अगली बार अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो उन लोगों की जान लेने से पहले भी पीछे मत हटना। याद रखना अगर तुम लोगों की गलती की वजह से मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये अथर्व राठौर का वादा है। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसकी धमकी सुनकर दोनों आदमियों ने डरते हुए अपना सर हिलाया। अथर्व ने बाहर जाकर मन्नत का नंबर डायल किया। मन्नत जो कि रूम में कपड़ों को सेट कर रही थी, अथर्व का कॉल देखकर उसने कॉल पिक करते हुए कहा, बोलिए डेविल। दूसरी तरफ से अथर्व ने सीरियस होकर कहा, अमानत को घर से बाहर अकेले मत जाने देना। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने परेशानी भरी आवाज में कहा, व्हाट हैपन डेविल? कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ हुआ है तो प्लीज हमें बताए, वो अभी अभी घर आई है, हम उसे बाहर नहीं जाने देंगे। अथर्व ने सीरियस लहजे में कहा, मैं घर आकर आपको बताऊंगा, पर उसे बाहर अकेले मत जाने देना। कहते हुए अथर्व ने कॉल कट कर दिया। वही अथर्व की ऐसी बात सुनकर मन्नत परेशान हो गई। उसने अपने कपड़ों को वहीं पर छोड़ा और तेज कदमों से चलती हुई अमानत के रूम में आ गई। उसने रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो रूम में अमानत कहीं भी नहीं थी।
मन्नत ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अमानत। कहते हुए मन्नत का ध्यान बालकनी में लटकी हुई अमानत पर गया, जो कि घूर घूर कर सामने के शेखावत मेंशन को देख रही थी। मन्नत ने खुद से कहा, इस लड़की का क्या करूं? कहते हुए मन्नत बालकनी में आ गई। उसने देखा तो अमानत अपने दोनों हाथ गाल पर रखकर शेखावत मेंशन के एक रूम की तरफ देख रही थी। शेखावत मेंशन और राठौर मेंशन एक दूसरे के आमने सामने ही थे। मन्नत ने अमानत के पास आकर उसके कान को पकड़ते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग छोटी शैतान? अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मा मम्मा क्या कर रही हो आप? मैं आपके हैंडसम दामाद को देख रही हूँ, देखो। अमानत की बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने बालकनी से देखा तो उसे एक लड़के की पीठ नजर आई, जो कि इस वक्त पुशअप कर रहा था। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने खुद से कहा, ये लड़की बिगड़ गई है। कहते हुए उसने अमानत को गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आ गई। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या किया मम्मा आपने? हमारे प्रिंस चार्मिंग कितने हैंडसम लग रहे थे, हम तो उन्हें ही देख रहे थे। आप तो ऐसे हमें खींच कर लेकर आ गए जैसे हम किसी और के पति पर नजरें डाल रहे थे। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, टीवी सीरियल्स? तुम आज से एक भी टीवी सीरियल नहीं देखोगी। हम सच में घर की सारी टीवी बंद करवा देंगे। और शीला, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी तरह पागल बना दिया है आपको। शीला अमानत की केयरटेकर थी, जिसे टीवी सीरियल्स देखने का बहुत शौक था। उसके साथ ही टीवी सीरियल्स देख देखकर अमानत एक नंबर की नौटंकी बन गई थी। अमानत ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मम्मा नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम बिना टीवी सीरियल्स के कैसे जिएंगे मम्मा, कैसे जिएंगे? अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, कैसे जिएंगे? हम तो सोच रहे हैं कि हम आपको हॉस्टल में डाल दे। हम देवल से वापस आने के बाद बात करते हैं। आपको हॉस्टल में डलवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप टीवी कहाँ पर देखेंगी। मन्नत की बातें सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, कैसी मम्मा हो आप? अपनी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी की बच्ची को हॉस्टल भेजने की बात करती हो। आपके पास दिल नहीं है, पत्थर दिल हो आप, पत्थर दिल। मन्नत ने खुद से कहा, हे भगवान बचा ले मुझे इस नौटंकी से। साक्षी, तुमने अपनी कॉपी पैदा कर दी, जिसके अंदर टीवी सीरियल ने और भी ज्यादा नौटंकी भर दी है। बचा लो मुझे, बचा लो। मन्नत के रिएक्शन को देखकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मा वैसे बताओ ना, आपके दामाद आपको कैसे लगे? हैंडसम है ना, बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग की तरह। कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। मन्नत ने अमानत को घूरते हुए कहा, अगर बड़े होने के बाद आपके प्रिंस चार्मिंग ने अपने लिए कोई और सिंड्रेला ढूंढ ली तो फिर क्या करोगी आप? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, कैसी बुरी बुरी बातें करते हो। आज ही हमने प्रिंस चार्मिंग से प्रॉमिस लिया है कि बड़े होने के बाद वो हमसे शादी करेंगे, और इतनी प्रीटी और ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़कर कोई किसी और से शादी क्यों करेगा भला? आप भी ना मम्मा बुद्धू हो, बुद्धू। वैसे आप हमारे रूम में क्यों आई थी? आपकी वजह से हम प्रिंस चार्मिंग को नहीं देख पाए और ऊपर से हमारा कान भी लंबा हो गया। मन्नत ने अमानत को घूरते हुए कहा, आज से आप अकेली घर से बाहर नहीं जाएंगी, रामू काका के साथ जाएंगी और बाकी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाएगी। समझ गई ना आप मेरी बात? इसलिए मुझे बिना बताए घर से निकलने के बारे में सोचना भी मत। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर ऐसा क्यों मम्मा? डैडी ने तो कहा था कि हम यहाँ पर घूम सकते हैं, ये हमारी सोसाइटी है ना मम्मा। मन्नत ने प्यार से कहा, अमानत आप तो जानते हो ना कि आपके डैडी सुपर हीरो हैं, तो सुपर हीरो के कई सारे विलेन्स दुश्मन होते हैं। तो विलेन्स सुपर हीरो को कमजोर करने के लिए सुपर हीरो की फैमिली पर अटैक करते हैं। क्या आप चाहती हो कि आपकी वजह से डैडी पर अटैक हो? अगर आप पर अटैक हुआ तो वो लोग आपके बदले डैडी से कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, डैडी को भी कैद कर सकते हैं। बोलो, क्या आप चाहती हो ऐसा? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने सीरियस चेहरे के साथ कहा, नहीं मम्मा, हम ऐसा नहीं चाहते और हम ऐसा ना ही होने देंगे। हम डैडी की स्ट्रांग प्रिंसेस है। हम अकेले अगर बाहर चले गए तो हम उन सभी विलेन्स को अच्छे से पीटेंगे। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, हमने कहा है कि आप अकेली बाहर नहीं जाएंगी, यहाँ पर उन्हें पीटने की बात कैसे आ गई? आप खुद से 10 गुना ज्यादा बड़े लोगों से कैसे लड़ाई करोगी? जरा बताना।
अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम स्ट्रांग हैं मम्मा। हम रोज दूध पीते हैं, देखो। कहते हुए अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों को ऊपर उठाकर अपने दोनों को दिखाया। मन्नत ने सर को हिलाते हुए कहा, बाहर नहीं जाना मतलब नहीं जाना। कहते हुए मन्नत वहां से बाहर चली गई। रात का वक्त, राठौर परिवार ने साथ में मिलकर डिनर किया। अमानत बाहर जाना चाहती थी पर अथर्व ने उसे मना कर दिया था। मन्नत अथर्व से पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, पर अथर्व ने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया था। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। मन्नत अथर्व के सीने पर अपना सर रखाकर लेटी हुई थी। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अब हमें आप बताएं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि आप इस तरह से अमानत को कैद करके तो नहीं रखते थे। कुछ हुआ है क्या? प्लीज बताएं डेविल, आप परेशान लग रहे हैं। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, आयुष का बड़ा भाई, उसकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई है, तब से अग्रवाल फैमिली अमानत को वापस पाना चाहती है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से कहा, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? उन लोगों ने ही हमारी अमानत को मनहूस कहा था ना। उन लोगों ने ही कहा था ना कि वो कभी जिंदगी में दोबारा अमानत का चेहरा नहीं देखना चाहते, और अब जब उनका बड़ा बेटा मर चुका है, उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कोई वंश नहीं है, तो वो हमारी अमानत को वापस हासिल करना चाहते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हमारी अमानत सिर्फ हमारी है। हमें साक्षी और आयुष ने उसे दिया था, वो हमारे पास उनकी आखिरी निशानी है। हम उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे शांत करते हुए कहा, आप मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना मन्नत? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये भी पूछने की बात है डेविल। हम दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पर ही करते हैं। कहते हुए मन्नत मुस्कुराने लगी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, तो हमारी अमानत हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारे दोनों बच्चों पर किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखने दूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हमेशा हम चारों की एक छोटी सी फैमिली खुश रहे, साथ रहे, हम, आप, अबीर और अमानत। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने प्यार से कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को अपने सीने से मजबूती से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ ही देर में वो दोनों सो चुके थे। वही बालकनी में अमानत अस्तित्व के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, पर आज अस्तित्व बाहर ही नहीं आ रहा था। अस्तित्व ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो बाहर नहीं जाएगा। वो जानता था कि अमानत अपनी बालकनी में खड़ी होकर उसके बाहर आकर गिटार बजाने और गाना गाने का इंतजार कर रही होगी। काफी देर तक जब अस्तित्व नहीं आया तो आखिर में अमानत रोते हुए वापस अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, आपने हमारे लिए गाना नहीं गाया, आप बहुत बुरे हो प्रिंस चार्मिंग, बहुत बुरे। कहते हुए अमानत सिसकते सिसकते अपने टेडी बेयर को गले लगा कर लेट गई। वही काफी वक्त होने के बाद अस्तित्व, जो कि अपने रूप में गिटार को लेकर बैठा हुआ था, बालकनी में आ गया। उसने चांद की तरफ देखा और फिर सामने बालकनी की तरफ, जहां पर इस वक्त वो छोटी सी शैतान नहीं थी। उसने खुद से कहा, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, पर मेरी जिंदगी का कुछ और मकसद है। मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तबाही है, सिर्फ तबाही, और मैं इस तबाही में तुम्हें या फिर किसी और को शामिल नहीं करना चाहता। कहते हुए अस्तित्व गिटार बजाने लगा। वही अमानत नींद में ही गिटार की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग अथर्व आज भी ऑफिस जल्दी चला गया था। अबीर भी उसके साथ ही चला गया था। मन्नत को अथर्व ने स्पेशली कहा था कि वो अमानत को बाहर ना जाने दे, इसलिए मन्नत ने सभी बॉडीगार्ड को, रामू काका को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज कोई भी अमानत को ना खुद बाहर लेकर जाएगा ना कोई उसके साथ बाहर जाएगा। मन्नत इस वक्त अमानत के रूम में खड़ी होकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने अमानत को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, उठ जाओ शैतान की नानी, कितना सोना है। अमानत ने अपनी आंखों को खोलकर मन्नत के गले में अपनी दोनों बाहें लपेटते हुए कहा, मम्मा अमानत को बेबी स्लिप कंप्लीट करने दो ना, आपको पता है ना ब्यूटीफुल गर्ल्स को ज्यादा सोना चाहिए ताकि वो और ब्यूटीफुल लगे। अब आपको कैसे पता होगा, आप तो ब्यूटीफुल हो ही नहीं। अमानत की बात सुनकर मन्नत की आंखें छोटी हो गई। उसकी ये बदमाश बेटी हमेशा उसे परेशान करने के और उसके साथ लड़ाई करने के तरीके ढूंढती रहती थी। मन्नत ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, मैं तो आपसे ज्यादा प्रीटी हूँ,
मेरी ब्लू आइज अच्छी है। मेरी ब्लू आइज देखकर कोई भी मुझसे प्यार करने लगता है। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, मम्मा भैया को आपकी ब्लू आइज मिली, फिर हमें क्यों नहीं? हमारी आइज ब्लू होती तो हम और भी ज्यादा क्यूट दिखते। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसकी आंखों को देखा। अमानत की आंखें हुबहू आयुष की आंखों की तरह थी, जिसे देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपकी आइज बिल्कुल आपके डैडी की तरह है। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने कहा, पर डैडी की आइज तो ब्लैक है ना मम्मा। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन में आपके डैडी की आइज बिल्कुल ऐसी थी। बहुत हो गई बातें, आप जल्दी से नहा लो, आज मैंने आपका फेवरेट पास्ता बनाया है। पास्ता का नाम सुनते ही अमानत उछलते कूदते बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद मन्नत और अमानत ने साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट किया और फिर मन्नत के साथ टीवी देखने के लिए बैठ गई। अमानत ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा हम बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए। मन्नत ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, गार्डन में ही खेलना, बाहर नहीं। आज आप बाहर नहीं जाओगी, रामू काका के साथ भी नहीं। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सोसाइटी में भी नहीं। मन्नत ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, कहीं नहीं से मतलब है कि कहीं नहीं। अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, ओके हम अपने गार्डन में ही खेलेंगे, पर हम हमारे दोस्त पीयूष को तो बुला सकते हैं ना? मन्नत ने अमानत की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, ओके रामू काका को उसे लेने के लिए भेज देना और आप उनके साथ मत जाना। अमानत ने हंसते हुए कहा, ओके मम्मा। कहते हुए वो मन्नत के गाल पर किस करके बाहर चली गई। बाहर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेंशन को चारों तरफ से घेरा हुआ था। अमानत इस वक्त अपने गार्डन में खेल रही थी। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, हमने तो प्रिंस चार्मिंग को देखा भी नहीं, हमें अंदर क्यों रहने के लिए बोल रहे हैं सब लोग? कहते हुए वो रामू काका को देखने लगी जो कि उसे ही घूर रहे थे। अमानत ने रामू काका को घूरते हुए कहा, हमारे दोस्त को बुलाने के लिए जाओ ना, जल्दी से उसे बुला कर लाओ। रामू काका ने अपना सिर हिलाया और वहां से पीयूष को लेने के लिए चले गए। अमानत क्यूट सा फेस बनाकर आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स को देख रही थी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ अमानत बेबी? अमानत ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, अंकल हमें बाहर जाना है, पर आप सब लोग हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हो। उस सिक्योरिटी गार्ड ने सब की तरफ देखते हुए कहा, आपको बाहर जाना है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से उछलने लगी। उसने कहा, तो हमारी मदद करो ना, हमें प्रिंस चार्मिंग से मिलने के लिए जाना है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, आप वहां से निकल जाओ। कहते हुए उसने दूसरे गेट की तरफ इशारा किया जहां पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था। अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, थैंक यू अंकल। कुछ देर बाद उस सिक्योरिटी गार्ड ने पहले वाले सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटका दिया था। अमानत चोरी छुपके गेट से बाहर आ गई। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में उस सिक्योरिटी गार्ड की आवाज सुनाई दी, अमानत। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, थैंक यू अंकल। उसने इतना कहा ही था कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और उसे मजबूती से अपने पास खींच लिया। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें। उसने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड्स ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो अमानत बच्चे को। कहते हुए उन्होंने फायर कर दिया। गोली सीधा उस सिक्योरिटी गार्ड की पीठ में लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ दो। कहते हुए उसने अमानत को सामने किया। उसकी पीठ से खून निकल रहा था और अमानत के सामने होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स फायर नहीं कर पा रहे थे। वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां पर आसपास सफेद सफेद धुआं फैलने लगा और सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अमानत इस वक्त अपने मेंशन के बाहर खड़ी थी। तभी वही सिक्योरिटी गार्ड जो कि उसकी अभी बाहर निकलने में मदद कर रहा था, उसने पीछे से अमानत के मुंह पर रुमाल रख दिया। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें। कहते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पीछे से बाकी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ गए। उनमें से एक ने उस आदमी की पीठ पर गोली चलाते हुए कहा, छोड़ो बच्चे को। गोली के लगते ही उस आदमी ने अमानत को अपने सामने कर चिल्लाते हुए कहा, फायर करने के बारे में सोचना भी मत, वरना सबसे पहले ये बच्ची जान से जाएगी। अमानत को देखते ही उन लोगों ने फायरिंग करना रोक दिया। इस वक्त वहां पर सफेद धुआं फैलने लगा।
धुएं की वजह से उन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद धुआं खत्म हो चुका था और वो आदमी अमानत को लेकर वहां से गायब हो चुका था। उन सभी सिक्योरिटी गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उन सबको स्पेशली कहा गया था कि एक पल के लिए भी मेंशन पर से नजरें नहीं हटनी चाहिए और एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनमें से हेड सिक्योरिटी गार्ड ने डरते डरते अथर्व का नंबर डायल किया, क्योंकि अब उन्हें ये बात अथर्व को बतानी जरूरी थी कि अमानत को कोई लेकर चला गया है। दूसरी तरफ अथर्व, जो कि इस वक्त बनारस से ही कुछ दूरी पर एक लग्जरियस ऑफिस के अपने केबिन में बैठकर कुछ सोच रहा था, मोबाइल की आवाज सुनकर उसने मोबाइल उठाकर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड का नंबर देखकर उसने जल्दी से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर अथर्व की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसने गुस्से से कहा, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए उसने कॉल कट करके चिल्लाते हुए कहा, तुम पछताओगे दिग्विजय अग्रवाल, तुम पछताओगे। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अथर्व अपने मेंशन वापस आ चुका था। मन्नत को भी पता चल चुका था कि अमानत को कोई उठाकर ले गया है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अथर्व ने मेंशन में जाकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, रोना बंद करो मन्नत, कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि कोई भी हमारी अमानत को हमसे दूर नहीं कर पाएगा, और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। मन्नत ने रोते हुए कहा, वो लोग क्यों हमारी अमानत के पीछे पड़े हुए हैं? सालों पहले उन्होंने ही कहा था ना कि हमारी अमानत मनहूस है। हमारी अमानत को वो कभी देखेंगे भी नहीं, तो अब क्यों उसके पीछे पड़े हैं? हमें हमारी अमानत चाहिए। आपको जो करना है कीजिए। हमने हमेशा आपको रोका है ना कि आप खून खराबा मत कीजिए, पर अगर आपको ये सब भी करना पड़े तो भी कीजिए, पर हमें हमारी अमानत चाहिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं। वो लोग अमानत को लेकर मुंबई गए हैं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ठीक है, आप अबीर को बता दीजिए, हम मुंबई के लिए निकलते हैं। हमें यहाँ पर वैसे भी हमारी अमानत के बिना सुकून नहीं मिलेगा। अथर्व ने अपना सर हिलाया। कुछ देर बाद वो लोग कार में बैठकर बनारस के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनका प्राइवेट जेट पहले से ही रेडी था। मन्नत अभी भी यही सब सोच रही थी कि उसकी अमानत किस हालत में होगी। अथर्व इस वक्त सिर्फ अबीर और मन्नत के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। उसने डिसाइड किया था कि इस बार वो अग्रवाल फैमिली को नहीं छोड़ेगा। हर बार वो उन लोगों को इसलिए छोड़ देता था क्योंकि वो सब उसके दोस्त आयुष का परिवार थे, पर अब उन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी थी और अब अथर्व उनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला था। शाम का वक्त, कॉलोनी में अस्तित्व इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर राठौर मेंशन की तरफ देख रहा था, पर उसे राठौर मेंशन में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की कहाँ चली गई? हर वक्त तो बालकनी में लटक कर मुझे घूरती रहती है, अचानक से कहाँ चली गई? अस्तित्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो अमानत को देखना चाहता था। कुछ देर बाद वो शेखावत मेंशन से निकलकर राठौर मेंशन के सामने आकर खड़ा हो गया। वहां पर सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। उन दोनों को देखकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, इस घर में जो छोटी बच्ची रहती है वो कहाँ है? अस्तित्व के सवाल को सुनकर उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड, जो कि जानता था कि अस्तित्व शेखावत मेंशन में रहता है, उसने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, वो लोग तो मुंबई के लिए चले गए हैं। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना कि अमानत अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई है, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने थोड़े से रूखे हुए अंदाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था कि वो नहीं जाने वाली है इतनी जल्दी, क्या सच में वो चली गई? अस्तित्व के सवाल को सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, हाँ, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अस्तित्व को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या पूछे। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और वहां से वापस शेखावत मेंशन में आ गया, पर इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो चुके थे। उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। मेंशन में आकर वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। अधिराज जी, जो कि सोफे पर बैठकर उसे ही घूर रहे थे, उन्होंने धीरे से कहा, क्या हुआ? आपका चेहरा इस तरह से उतरा हुआ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अधिराज जी के सवाल पर अस्तित्व ने कुछ नहीं कहा। अधिराज जी ने अस्तित्व के पास आकर धीरे से कहा, हमने कुछ पूछा है अस्तित्व, कुछ हुआ है क्या? जवाब दीजिए। अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अधिराज जी की तरफ देखते हुए कहा, आपने कहा था ना कि मुझे हंसने की, खुश होने की वजह मिल गई है,
पर वो वजह तो खुद ही मुझसे दूर चली गई नाना जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे कोई वजह नहीं चाहिए। अगर किसी को अपने करीब आने दिया तो फिर वो मुझसे दूर चला गया तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पहले से ही जो कोई भी मेरे करीब था सब मुझसे दूर जा चुके हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? हमने तो प्यारी सी बच्ची के बारे में बात की थी, क्या नाम है उसका? हाँ, अमानत। क्या वो? कहते हुए अधिराज जी चुप हो गए। अस्तित्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उन्होंने प्यार से कहा, अच्छा तो उसके जाने की वजह से उदास हैं आप? क्या आपको पता नहीं था कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई है? वो तो हर साल यहाँ पर आती है और आप जानते हैं कि हर साल वो छुप छुप कर आपको देखती थी, पर फिर भी आप उसको इग्नोर करते थे, तो अब उसके जाने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इनफैक्ट मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मैं तो चाहता था कि वो यहाँ से चली जाए और अब वो फाइनली यहाँ से जा चुकी है तो मैं सुकून से रहूँगा। कहते हुए अस्तित्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपको आपका सुकून वापस मिल गया तो आप सुकून से रहिए, हमें अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना है इसलिए हम जा रहे हैं। कहते हुए अधिराज जी वहां से चले गए। अस्तित्व ने खुद से कहा, सुकून? क्या सच में उसके जाने से मुझे सुकून मिल रहा है? कहते हुए अस्तित्व अपने रूम की बालकनी में आकर उस जगह को देखने लगा जहां की रेलिंग पर अमानत लटकी हुई उसे घूर घूर कर देखती रहती थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने अमानत का क्यूट सा चेहरा और उसकी बात घूमने लगी, प्रॉमिस करो आप बड़े होने के बाद हमसे ही शादी करोगे। और अस्तित्व का ये कहना कि हाँ, बड़ा होकर मैं तुमसे ही शादी करूंगा, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और अब दिमाग खराब करने के बाद, मुझे इरिटेट करने के बाद, मेरा सुकून छीनने के बाद गायब हो गई है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आई विश कि तुम कभी वापस ना आओ। कहते हुए अस्तित्व अंदर जाकर अपने बेड पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक आलीशान से मेंशन के एक किंग साइज बेड पर अमानत लेटी हुई थी। रूम की थीम पिंक कलर से डेकोरेट की गई थी। वहां पर पास में ही एक 75 साल के आसपास का आदमी और 72 साल के आसपास की औरत बैठी हुई थी। उस आदमी ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ये बिल्कुल हमारे आयुष की तरह दिखती है ना? वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तभी छोटी सी अमानत की आंख खुल गई। उसने अंगड़ाई लेकर उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मम्मा हमें दर्द हो रहा है, हमारे हाथों को दबा दो। अमानत के इतना कहते ही उस बूढ़े आदमी ने अमानत के छोटे से हाथों को पकड़कर प्यार से कहा, आपको कहाँ दर्द हो रहा है प्रिंसेस? किसी और की आवाज सुनकर अमानत ने अपनी आंखें खोलकर देखा और दो अनजान लोगों को अपने सामने देखकर वो घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, आप दोनों कौन हो और हम कहाँ पर हैं? ये कहते हुए वो अजीब नजरों से रूम को देखने लगी क्योंकि ये तो कोई और ही रूम था। ना उसके मुंबई के घर वाला रूम, ना उसके बनारस के घर वाला रूम। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ साथ डर भी था। उस औरत और आदमी ने प्यार से कहा, हम आपके बड़े दादाजी और बड़ी दादी माँ हैं। अमानत ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम हमारे बड़े दादाजी और बड़ी दादी माँ को पहचानते हैं। आप दोनों वो बिल्कुल भी नहीं हो। क्या आप दोनों ने हमें बुद्धू समझा है? हमें अच्छे से पता है आप दोनों हमारे कोई नहीं हो। छोड़ो हमें और हमें हमारे मम्मा और डैडी के पास जाने दो। अमानत की बात सुनकर उस औरत ने प्यार से कहा, बच्चा हम सच में आपके बड़े दादाजी और बड़ी दादी माँ हैं। क्या आप साक्षी और आयुष को जानती हो? कहते हुए उन्होंने अमानत के सामने साक्षी और आयुष की तस्वीर को रख दिया। साक्षी और आयुष की तस्वीर को देखकर अमानत ने क्यूट स्माइल के साथ कहा, हाँ ये हमारी साक्षी मम्मा और ये हमारे आयुष डैड है, बट ये तो गोद के पास चले गए। आपके पास उनकी तस्वीर कहाँ से आई? अमानत की बात सुनकर उस आदमी ने प्यार से कहा, हम आपके आयुष डैड के दादाजी हैं दिग्विजय अग्रवाल और आपके बड़े दादाजी। सामने खड़े आदमी यानी कि दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत ने कहा, अच्छा तो फिर आप हमारे पास क्यों आए हो? वो तो हमारे ऐसे ही डैड है। हमारे रियल डैड तो अथर्व सिंह राठौड़ है और हमारी मम्मा मन्नत सिंह राठौड़। हमें उनके पास जाना है, हमें जाने दो ना बूढ़े अंकल। दिग्विजय अग्रवाल ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, वो आपके असली माँ बाप नहीं है। आपके असली माँ बाप ये दोनों हैं जो भगवान के पास चले गए। वो दोनों तो आपके फेक पेरेंट्स हैं।
दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहा, बूढ़े अंकल चुप रहो। अगली बार से अगर हमारे मम्मा और डैडी को फेक बोला तो आपका सर फोड़ देंगे। वो सिर्फ हमारे और हमारे अबीर भाई के मम्मा डैडी है। आपके पास दिमाग नहीं है जो हमारे पेरेंट्स को फेक बोल रहे हो। आप फेक हो, आपकी ये दाढ़ी नकली है, आपका ये चेहरा भी नकली है, आपके दांत भी नकली है, आपका दिमाग भी नकली है। अमानत की बात सुनकर दिग्विजय अग्रवाल ने थोड़े गुस्से से कहा, आप इस तरह से बदतमीजी से हमसे बात नहीं कर सकती, हम आपके बड़े दादाजी हैं, रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हम आपके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रिस्पेक्ट से बात करें तो हमें हमारी मम्मा और हमारे डैडी के पास छोड़कर आओ। बूढ़े अंकल, बूढ़े आंटी बोलो ना इनको। अमानत को इस तरह से खुद के साथ बात करते हुए देखकर दिग्विजय अग्रवाल और उनकी बीवी परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी बीवी यानी कि मिसेज शालिनी दिग्विजय अग्रवाल ने प्यार से कहा, आपके बड़े दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सच में हमारी पोती हैं और आपके असली माता पिता अथर्व और मन्नत नहीं है। उनका सिर्फ एक बच्चा है अबीर। अबीर आपका असली भाई नहीं है। आपकी रगों में हमारे आयुष का खून है, इसलिए आप हमारे परिवार का हिस्सा है और अब आप उन लोगों के पास नहीं जाएंगी। आप हमेशा हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। शालिनी जी की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमें हमारी मम्मा, हमारे डैडी, हमारे भाई चाहिए। कहते हुए अमानत अपने दोनों हाथों को बेड पर पटकने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, वो थी तो एक 8 साल की छोटी सी बच्ची। इस तरह से दो अनजान लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनना और इस तरह से उनके साथ रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स के पास जाना था। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर दिग्विजय अग्रवाल ने गुस्से से कहा, बदतमीजी करना बंद कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, पर इसी घर में। अब आप हमेशा हमारे साथ इस घर में रहेंगी, हमारे परिवार की वारिस है आप। हम इस तरह से आपको किसी अनजान इंसान के साथ नहीं रहने दे सकते, जिसके साथ आपका खून का रिश्ता भी ना हो। इसलिए ये बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अब आप यहीं पर रहेंगी, यहीं पर, और आपका नाम अमानत राठौर नहीं बल्कि अमानत अग्रवाल है। दिग्विजय अग्रवाल की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, बूढ़े अंकल, हम आपका सर फोड़ देंगे। हमारा नाम अमानत अथर्व राठौर है और वहीं रहेगा। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द स्टोरी टेलिंग जर्नी। If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. See you in the next video.